हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मेघा। आप देख रहे हो मेघा सिंगर 05, जो कि मेरे चैनल का नाम है। गाइस, अभी तक हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी साइबर क्राइम के बारे में। आज मैं उसका थर्ड पार्ट बना रही हूँ। सो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या होता है कि पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मान लो कि कोई पर्सन थी इशिता नाम की, ठीक है, उसके साथ साइबर क्राइम हुआ। हम इसमें जो मैंने आपको बताया था जीवन साथी वाला, वो वाला सिनेरियो नोट डाउन करवा रही हूँ। मान लो जीवन साथी ऐप के थ्रू वो किसी से मिली, अब उसने उस पर ट्रस्ट किया, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए किसी का नाम नहीं ले रही हूँ ना, वैसे तो ये इंसिडेंट किसी मेरे नोन में ही हुआ है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या हुआ उस केस में। इशिता ने बात करी पर्सन से, उसके पेरेंट्स ने बात करी उस पर्सन से, उस लड़के ने अपने माँ बाप से बात कराई, लड़की के पेरेंट्स को शादी की बात फिक्स हुई। अब उस केस में क्या हुआ कि उसने लड़की को समहाउ कन्विंस कर लिया। लड़की वर्किंग थी, उसे भी पता था कुछ तो कमाई लेती होगी, और उसने समहाउ कन्विंस कर लिया कि इशिता, मैं ना, मेरा अकाउंट अभी वर्किंग नहीं है और आप मेरे बिहाफ पे कुछ ट्रांजैक्शंस कर दीजिए। जैसे ही मेरे अकाउंट वर्किंग हो जाएगा, मैं उसमें से आपको पैसे ट्रांसफ़र करा दूंगा। ठीक है। इशिता ने, भाई शादी होने वाली थी, बिलीव कर लिया कि चलो ठीक है। इस ड्यूरेशन में वो पर्सन उसको अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ भेज रहा था कंसिस्टेंटली। उसके घर में फंक्शन था, उसने सारी फोटोज वीडियोस भेजी। अब वो किसकी फोटोज हैं, किसकी वीडियोस हैं, क्योंकि जब वो पुलिस के पास गई वो चीजें लेके, तो पुलिस ने बोला कि वो ओरिजिनल आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती है, वो ये लोग किसी और की आइडेंटिटी का यूज करके, तभी मैंने आपको शुरू में बताया था एआई रिलेटेड फ्रॉड, जिसमें आपकी फोटोज का यूज करके भी फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में। तो उन फोटोज का यूज करके उस लड़की को उसने डेली डेली कन्विंस, क्योंकि अब आपकी जब शादी होती है तो आप बात तो करते ही हो और आप फोटोज भी एक्सचेंज करते ही हो, फिर अगर रेगुलर बात हो रही है तो उसने ऐसे इस तरह से उसका लड़की का ट्रस्ट जीता और उससे अलग अलग टाइम पे पैसे मांगे। ठीक है, अमाउंट की, अभी इधर 2000 दे दो, अभी 12000 कर दो, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो। ये करते करते उसने उसका बहुत सारा पैसा ले लिया था। अब उसने क्या किया, साइबर क्राइम का एक पोर्टल है, आप चाहे तो, वो गवर्नमेंट साइट है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर डायरेक्टली जाके साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो 1930 पे आप कंप्लेन कर सकते हो। वो कॉलिंग नंबर है और जो कि चलता नहीं है, मुझे नहीं लगता वो वर्क करता है 1930 वाला। और या तो आप अपने लोकल थाने में, जो अभी आपका नियर बाय थाना पड़ता है, वहाँ जाके नॉलेज ले सकते हो इसके बारे में कि साइबर क्राइम का कहाँ पे डिपार्टमेंट है या मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि हर शहर में ज़रूरी नहीं है कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट हर जगह बने हुए। थाने ज़्यादा होते हैं, साइबर क्राइम वालों की ब्रांचेस कम हैं, और हर थाना हर किसी और एरिया की कंप्लेन नहीं लेता है, ये भी आपको याद रखना है। तो वो वैसे गई थी पुलिस के पास में, हुआ क्या था, कंप्लेन करी उसने साइबर क्राइम पोर्टल पे, और उसके बाद में बैंक में कंप्लेन करी। बैंक में क्यों करी, क्योंकि बैंक भी इंटरनल फ्रॉड को कोशिश करता है फाइंड आउट करने की कि एक्चुअल में ये फ्रॉड हुआ है। अगर इस पर्सन के साथ हुआ है तो वो उस पर्सन के बैंक अकाउंट को, उस पर्सन के अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। उनसे वो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, बेसिकली केवाईसी प्रूफ। और जब पर्सन उनको आता है, अगर मान लो इन केस आता है, वैसे तो ऐसे केसेस में कोई भी पर्सन आता नहीं है, और अगर आया वो बैंक में, तो उससे ये बात करी जाती है, ये पैसे आपने कहाँ से रिसीव किए, क्यों रिसीव किए, इस पे होल्ड लगा है, इस पे लीन लगा है, इसको रिलीज करने के ऑर्डर्स हमें दीजिए ताकि हम आगे जो विक्टिम का अकाउंट है उसमें से ट्रांसफर कर पाए। ये बैंक लेवल में चल रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। इसलिए बैंक को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है जब भी फ्रॉड होता है, तो क्योंकि कई बार होता है कि बैंक ही अमाउंट रिकवर करके आपको दे देती है अगर उसके अकाउंटों में पैसे हैं और वो मान गया तो। और अगर नहीं माना तो फिर तो सेकंड ऑप्शन साइबर क्राइम पोर्टल है ही आपका, उस पर तो आपको कंप्लेन करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आपने नहीं करी, इन केस किसी और ने करी और आपका ट्रांजैक्शन होता हुआ उस पर्सन के अकाउंट में दिख गया, तो आपसे भी इंक्वायरी की जाएगी फिर कि भाई आपने क्यों नहीं कंप्लेन करी। तो इसलिए जब भी आपके साथ फ्रॉड हो तो आपको उसको रिपोर्ट करना ही है, भले पैसे आए या ना आए, ठीक है, ताकि आप पे ब्लेम ना आए कि आप भी कहीं मिले हुए तो नहीं हो या कुछ ऐसा है। क्योंकि आज की डेट में, अभी आप देखोगे 2-3 डेज बैक ही मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये साइबर क्राइम चल रहा है। मतलब आप सोच लो 1-2 लाख रुपए तो कुछ नहीं है, लोगों की पूरी पूरी सेविंग निकाल ले रहे हैं अकाउंटों से, पता नहीं कैसे।
इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो अभी के लिए ये इतना। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप पोर्टल पे कंप्लेन करते हो ना, तो विद इन 24 आवर्स में जो अकाउंट डिटेक्ट होते हैं, जो भी QR कोड से पेमेंट करी या डायरेक्टली अकाउंटों में आपने पेमेंट करी, तो उसमें क्या होता है, जितने भी अकाउंट डिटेक्ट होते हैं फटाफट से उसमें आपने जैसे ही साइबर क्राइम कंप्लेन करी है पोर्टल पे, तुरंत ही उस पर एक्शन होने शुरू हो जाते हैं। वो सारे अकाउंट को लीन और होल्ड लगाने लगते हैं और या तो फ्रीज करना चालू कर देते हैं, जो भी होता है। उसके बाद में क्या होता है कि आप अगर कहीं से अमाउंट आपका रिकवर होने वाला होगा, मतलब किसी अकाउंट में उसने पर्सन ने, जो भी जिसने भी फ्रॉड किया, फ्रॉडस्टर ने पैसे रख के भूल गया या आपकी किस्मत अच्छी थी उसने छोड़ दिए, तो वो अकाउंट में डिटेक्ट हो जाता है। आपके पास में एक मैसेज आता है फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से मान लो, या मतलब कोई भी ऐसा, उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, उसकी लैंग्वेज ये होती है कि आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है के अकॉर्डिंग आपका इतना पैसा इस अकाउंट में होल्ड किया गया है और आप अपने नियर बाय थाना में जाके रिपोर्ट करिए। और एक आपको ये SI का नंबर दे दिया जाता है, सब इंस्पेक्टर का नंबर दे दिया जाता है कि आप इसको विद इन 2 to 3 डेज में कनेक्ट करिए। ठीक है, अगर आपने साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन की और आपने जाके थाना में रिपोर्ट नहीं किया या थाना में आप प्रेजेंट नहीं हुए, तो आप ये मान के चलो आपका पैसा कभी नहीं आने वाला है, वो होल्ड रहेगा हमेशा। जो सामने वाली पार्टी है वो उसका यूज भी नहीं कर पाएगी, ना निकाल पाएगी, ना कुछ कर पाएगी, लेकिन वो पैसे आपके अकाउंटों में नहीं आएंगे। इसलिए आपको थाना में ज़रूर रिपोर्ट करना है जब भी बोला जाए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो पर्सन थी इशिता मान लो, तो वो गई थाना में, तो जो SI है, सब इंस्पेक्टर, वो कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपके साथ ये हुआ, आपने ट्रस्ट क्यों किया या क्या था। तो अब आपके पास तो कोई जवाब है नहीं, जो भी है आप तो कर ही चुके हो गलती बेसिकली। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो आपको सामने रखते हुए दिखाते हैं मेल करके, जो भी आपके कंसर्न अकाउंटों में पेमेंट गई होती है ना, उनसे उनके KYC मांगते हैं और बोलते हैं कि ये फ्रॉड हुआ है, इसको चार्ज बैक करिए। ऑफिशियल मेल करते हैं उसके बाद भी, होल्ड के बाद भी, और उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए हमें, करेंटली जो स्टेटस है उनके बैंक अकाउंट का। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि आप 1 वीक के बाद आइए या जो भी है। उसके बाद में फिर SI जो होता है वो उनकी इंटेरोगेशन शुरू होती है। ठीक है, जो आपके सब इंस्पेक्टर हैं। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, जब आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हो एक यूनिक ID जनरेट होती है जिसे एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं, जिसके थ्रू आपका केस खुलता है उनके सिस्टम में, और आप भी उसे ट्रैक कर सकते हो। उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर, उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। और जब आप बैंक को कंप्लेन करते हो तब आपको एक SR नंबर जनरेट करके दिया जाता है। हर बैंक का अपना अपना टैट है कि वो कितने दिन में उस केस के बारे में आपको बताएगा। जैसे ICICI बैंक का 60 डेज का टेन्योर है, IDFC का 45 डेज का है। हर बैंक के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, हर किसी का अपना फ्रॉड डिपार्टमेंट है, और आपको टाइम टू टाइम कॉल आते रहेंगे, आपको वो पिक करने हैं हमेशा, कि मतलब वो ये पूछते हैं इंक्वायरी के लिए कि आपने इस डेट पे इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, वो क्यों किया था, उसका रीज़न बताइए। आपको वो हर बार बताना है, क्योंकि आप गलत नहीं हो तो आप डरोगे नहीं, आप रिस्पॉन्स करोगे जब भी आपसे रिस्पॉन्स मांगा जाएगा तब। ठीक है, चाहे बीट इन थाना जाने को बोला जाए, चाहे कोर्ट जाने को बोला जाए, या चाहे आपसे कॉल पे बात करने को बोली जाए, जहां आपकी गलती नहीं है, आपकी सिर्फ एक ही गलती है, आपने ट्रस्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा आपकी कोई गलती नहीं है इस केस में, तो आपको हर जगह पे जाना ही जाना है जहां जहां आपको बोला जाए। सो गाइज, ये वीडियो इतनी ही लंबी रखते हैं, फिर बहुत हैवी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी 4th पार्ट के नाम से। ठीक है गाइज, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी इस तरीके की वीडियोज़ हैं।